हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कहाँ से, इंडियन नेशनल आर्मी। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को कब फाउंड किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड इन 1942। कहाँ पर? इन सिंगापुर में 1942 में। उसके बाद इसका फाउंडर कौन था? फाउंडर मोहन सिंह विद सपोर्ट ऑफ जापान। इसने जापान की मदद से, जापान के सपोर्ट से क्या किया था? इंडियन नेशनल आर्मी एक तैयार की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेटर बाद में क्या होता है? लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर। बाद में सुभाष चंद्र बोस लीडरशिप संभालते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। कब? इन 1942 में एंड रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस 1943 में जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज करते हैं। इन दिस रास बिहारी बोस हेल्प्ड हिम। इसमें रास बिहारी बोस भी इनकी मदद करते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस वहाँ कैसे पहुँचते हैं? 1939 में जब वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होती है, वर्ल्ड वार सेकंड कब शुरू होती है? 1939 में। और उसमें वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटिश ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ेगी वर्ल्ड वार सेकंड में। ये बात इंडियंस को पसंद नहीं आती है, इंडियन लोगों को, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको, कांग्रेस को भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? जब कांग्रेस रिज़ाइन करके वापस आते हैं तो एक मीटिंग होती है, कांग्रेस मीटिंग होती है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बोलते हैं कि अब हमें सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन गांधी जी नहीं मानते। अब सुभाष चंद्र बोस अकेले जाते हैं कलकत्ता में और कलकत्ता में मास प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश गवर्नमेंट जेल में डाल देती है। और जेल में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और फिर उनको ब्रिटिशर वहाँ से निकाल कर घर में भेजते हैं, लेकिन हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते अब सुभाष चंद्र बोस। और थोड़ी टाइम के बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? अपना बेस बदल कर आर्मी को चकमा देकर घर से बाहर निकल जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ? जर्मनी। और जर्मनी में कौन होता है? हिटलर। अब वर्ल्ड वार सेकंड जब होती है, वर्ल्ड वार सेकंड में जर्मनी एंड जापान ये दोनों किसके अपोजिट होते हैं? ब्रिटेन के। वर्ल्ड वार सेकंड में जर्मनी और जापान दोनों ब्रिटेन के अपोजिट खड़े होते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में जाकर एक आर्मी तैयार करना चाहते हैं अपनी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए और इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। हिटलर के साथ मिल जाते हैं, लेकिन बाद में जब इनको लगता है ऐसा कि जब हिटलर की कुछ बातें जो हैं सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आती हैं, तो सुभाष चंद्र बोस चुपचाप करके वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं जापान। अब जापान में पहले से ही मोहन सिंह ने क्या किया होता है? इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडर कौन है? मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी तैयार की होती है। अब जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में पहुंचते हैं तो ये रीऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। अब जापान में जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं, अब इंडियन आर्मी जो है वो किसकी तरफ से लड़ रही होती है? इंडियन ब्रिटिश आर्मी,
ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे होते हैं, इंडियंस जो है वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे होते हैं, जो इंडियंस ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे होते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। और ये जापान में वही इंडियंस थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, और इनको क्या बोला जाता था, प्रिजनर्स ऑफ वार। यही प्रिजनर्स ऑफ वार की एक इंडियन नेशनल आर्मी तैयार करेंगे। अब जापान जो है ये मान जाता है, ठीक है हम इन्हें आज़ाद करते हैं और आप इन्हीं लोगों को ट्रेन करो और इनकी एक आर्मी तैयार करो, और जापान और ये दोनों मिलकर, इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने तैयार की होती है, मिलकर क्या करेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। इंडिया के ऊपर मतलब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटेन के ब्रिटिशर के ऊपर। अब सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश्ड ए वुमेन रेजिमेंट, एक वुमेन रेजिमेंट भी एस्टेब्लिश करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम रखते हैं रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर बिफोर अटैकिंग इंडिया। इंडिया में अटैक करने से पहले सिंगापुर में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया तैयार करते हैं, उसी में ये इंडियन नेशनल आर्मी भी एस्टैब्लिश करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को भी तैयार करते हैं। ही गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड एडॉप्टेड द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद स्लोगन जो है सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, सबसे पहले किसने बोला था, यही जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, सबसे पहले जय हिंद इन्होंने स्लोगन दिया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार करने का, ऑब्जेक्टिव था फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल बाय मिलिट्री मीन्स। And Bose, Subhash Chandra Bose gave famous call, give me blood and I will give you freedom, give me blood and I will give you freedom, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये स्लोगन जो था, ये बात जो बोली थी, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस ने ये स्पेशली किसके लिए बोला था, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने तैयार की थी, स्पेशली ये बात बोली थी इंडियन नेशनल आर्मी को, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। जापान रिकॉग्नाइज्ड आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, जापान ने इसको रिकॉग्नाइज किया आईएनए को एज एन एलाई अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ेंगे। हैंडेड आवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू आज़ाद हिंद फौज को अंडमान निकोबार में पहुंचते हैं। अब 1843 में रीनेम किसको करते हैं, 1843 में अंडमान एंड निकोबार का नाम चेंज करके क्या रखा जाता है, अंडमान को बोला गया शहीद। अंडमान एंड निकोबार का नाम चेंज किया गया, अंडमान का नाम चेंज करके रखा शहीद, एंड निकोबार का नाम चेंज करके रखा स्वराज, शहीद एंड स्वराज। अंडमान एंड निकोबार को का नाम चेंज करके क्या रखा, शहीद एंड स्वराज, शहीद एंड स्वराज। प्रेजेंट डे में आज 2018 में आइलैंड का नाम चेंज करके रखा गया। सबसे पहले रोज़ आइलैंड का नाम चेंज किया और रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सेकंड, नील आइलैंड का नाम रखा शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा स्वराज द्वीप। ये प्रेजेंट टाइम में 2018 में इनका नाम चेंज किया गया, लेकिन 1843 में सुभाष चंद्र बोस ने नाम चेंज किया था। इंडियन नेशनल आर्मी एंड Japanese army, Indian National Army and Japanese army invaded India via Burma,
बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा टुक प्लेस बट इन द एंड ब्रिटेन वॉन दी वार। अब जापानीज आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी ये दोनों मिलकर पहुंचते हैं बर्मा में, बर्मा से होकर इंडिया में इन्वेड करने के लिए बर्मा के थ्रू आते हैं और बैटल ऑफ इम्फाल होती है। बैटल ऑफ इम्फाल एंड बैटल ऑफ कोहिमा में कोहिमा होती है जिसमें ब्रिटेन जीत जाता है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं और वर्ल्ड वार सेकंड में जापान की हार होती है। इसके बाद लेटर बाद में सुभाष चंद्र बोस किल्ड इन प्लेन एक्सीडेंट, सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो ब्रिटिश यहाँ पर जीत जाते हैं, ब्रिटेन्स यहाँ पर जीत जाते हैं, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी ख़त्म हो जाती है। आईएनए ट्रायल, अब इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी तैयार हुई थी, ये इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने तैयार की थी, इस इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर मुकदमा चलाएंगे कौन? ब्रिटिशर। इंडिया में जो ब्रिटिशर थे वो मुकदमा चलाएंगे इनके ऊपर। 1945-46 में इनके ऊपर ट्रायल चलता है रेड फोर्ट में। ब्रिटिश डिसाइडेड टू पुनिश आईएनए सोल्जर्स। ट्रायल वाज स्टार्टेड अगेंस्ट फॉलोइंग ऑफिसर्स। कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिनके अगेंस्ट ट्रायल चलाया गया? शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह दिलोन, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। लेकिन बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बाद में इनको आज़ाद कर दिया गया था। इनको ये जो इंडियन सोल्जर जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। अब हम देखते हैं रॉयल इंडियन नेवी रिन म्यूटनी। 1946 में ये शुरू होती है रिन म्यूटनी। 1946 रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी रिन म्यूटनी होती है। अब ये ब्रिटिशर के ख़िलाफ़, नेवी जो है ये ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे अब 1946 में। रिन म्यूटनी में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, इंडियन सेलर्स ऑफ HMIS तलवार अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इंडियन सेलर्स जो शिप के ऊपर काम करने वाले थे वो क्या करते हैं? ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। अब ये HMIS तलवार ये कहाँ पर है? बॉम्बे में, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, वहाँ पर है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर था। ये जो नेवी थी इनकी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग सेंटर था ये HMIS तलवार। ये कहाँ पर था? बॉम्बे में। और यहाँ से शुरू होती है रिन म्यूटनी। बिगन ऑन, कब शुरू होती है? 18 फरवरी 1946 में बॉम्बे। डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन सेलर्स कॉल्ड रेटिंग ऑफ रिन ड्यू टू। अब ये ब्रिटिश के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं? ब्रिटिशर के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं? जब वर्ल्ड वार सेकंड शुरू होती है तो नेवी के नंबर को भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ये इन ब्रिटिश के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं? ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। सेकंड, पोअर फूड क्वालिटी एंड लो वेजेस। इनको वेजेस कम दिए जाते हैं, फूड क्वालिटी उतनी नहीं होती है, लो फूड क्वालिटी, लो वेजेस एंड बैड लिविंग कंडीशंस, बैड वर्किंग कंडीशन की वजह से ये क्या करते हैं? अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होते हैं। एडॉप्ट नेशनलिस्ट स्लोगन। अब ये क्या करते हैं? नेशनलिस्ट स्लोगन एडॉप्ट करते हैं। जय हिंद एंड क्विट इंडिया। होस्टेड फ्लैग्स ऑफ कांग्रेस के झंडे को लहराते हैं। मुस्लिम लीग के एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑन शिप्स के ऊपर
सिम्बलाइजिंग नेशनल यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये सिम्बलाइज करते हैं ये चीज़ करके कि नेशनल यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ। अब ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है रिन म्यूटनी? 18th of February 1946 में शुरू होती है, 18th of February 1946 एंड 23 फरवरी 1946 तक। अब इनकी डिमांड क्या होती है? रिन म्यूटनी, नेवी की रिन म्यूटनी, इनकी डिमांड क्या होती है? ये क्यों बगावत करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ? रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स, जो हमने पीछे पढ़ा INA प्रिजनर्स, IN के इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, उनको रिलीज़ करने की डिमांड करते हैं। बेटर फूड होना चाहिए, बेटर फूड की डिमांड करते हैं, वेजेस अच्छे होने चाहिए एंड लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, adopted slogan no food no work, adopting INC tricolor flag, रिन म्यूटनी was not supported by। अब ये जो रिन म्यूटनी होती है, रॉयल इंडियन नेवी, ये जो बगावत करते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इनका साथ, इनका सपोर्ट नहीं करते हैं कौन? कांग्रेस भी नहीं करती है, मुस्लिम लीग भी नहीं करते हैं। कांग्रेस भी इनका सपोर्ट नहीं करती, मुस्लिम लीग भी इनकी सपोर्ट नहीं करते हैं। इट वाज सुप्रेस्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस। आखिरकार इनको, इस बगावत को ब्रिटिश फोर्स जो है वो सुप्रेस कर देती है। रिन म्यूटनी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? अब ब्रिटिशर क्या करते हैं, अंग्रेज़ क्या करते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये भेजा जाता है इंडिया में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसमें क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजते हैं इंडिया में टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हुआ होता है उसको सॉल्व करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान को बनाकर भेजा जाता है इंडिया में। 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजते हैं। अब ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, थर्ड A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉक टू इंडियन लीडर्स। सबसे पहले ये इंडियन लीडर्स के साथ बात करते हैं। उसके बाद एंड आफ्टर दैट गेव ए प्लान कॉल्ड कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद ये प्लान जो है देते हैं जिसको कैबिनेट मिशन प्लान बोला जाता है। इसका एम क्या था? ये कैबिनेट मिशन प्लान लाने का एम क्या था? टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर डिस्कस करने की बात हो रही है। एंड डिसाइड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर। अब इसका प्रोविजंस क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए? First, all India Federation will be established. Second, all the provinces of India could be divided into 3 groups. यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान में क्या प्रोविज़न था कि जो ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, जितने भी प्रोविंसेस हैं इंडिया में, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले ग्रुप ए। ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी एरिया लाया गया। हिंदू मेजॉरिटी एरिया होगा वो ग्रुप ए, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, ये एरियाज आएंगे ग्रुप ए में। फिर ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था ये, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान। और ग्रुप 3 में बंगाल एंड आसाम,
ये 3 प्रोविंस के ग्रुप बनाए गए, 3 ग्रुप बनाए गए ए बी सी। देयर वुड बी 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट होगी एट लेवल ऑफ प्रोविंस, ग्रुप एंड सेंटर। और सेंटर विल कंट्रोल, सेंटर के कंट्रोल में क्या होगा, सेंट्रल के कंट्रोल में होगा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। फिफ्थ, ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी क्रिएटेड। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट की जाएगी, जो क्या करेंगे, क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्री इंडिया के लिए। प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंटेड सेपरेटली इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ, कांग्रेस एक्सेप्टेड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो इन्होंने अपोज्ड कंपल्सरी ग्रुपिंग, जो ग्रुपिंग का आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इनिशियली मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब देन विड्रू, बाद में विड्रा कर दिया। जब कांग्रेस रिफ्यूज्ड ग्रुपिंग, जब कांग्रेस ने ग्रुपिंग को रिजेक्ट किया, वो जो ग्रुपिंग प्रोविंस के ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन ग्रुपिंग को कांग्रेस ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया, अपोज किया कांग्रेस ने। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था उसको एक्सेप्ट किया। और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था ग्रुपिंग की वजह से। जब ग्रुपिंग को कांग्रेस ने अपोज कर दिया तो मुस्लिम लीग ने विड्रा कर दिया। जिन्ना डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे। इस डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से राइट्स ब्रोक आउट इन इंडिया, इंडिया में हंगामा शुरू हो जाता है। अब लाया जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट को 1946, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 लाए जाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 2 सितंबर 1946 को ये सेटअप किया गया। इनिशियली मुस्लिम लीग हैड नॉट ज्वाइन, बट लेटर इट ज्वाइंड ऑन 26 अक्टूबर 1946 एज कोलिशन पार्टनर। इंटरिम गवर्नमेंट को मुस्लिम लीग ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, और बाद में मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेती है इंटरिम गवर्नमेंट को। वाइसराय जो होता है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वाइसराय, प्रेसिडेंट कौन होता है, वाइसराय, इंडिया का जो वाइसराय है उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया जाता है। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जगजीवन राम लेबर डिपार्टमेंट, आसफ अली रेलवे, लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग, इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया जाता है। इसके बाद एटलीस्ट डिक्लेरेशन लाया जाएगा। एटलीस्ट डिक्लेरेशन को लाया जाएगा जिसमें पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए एटलीस्ट डिक्लेरेशन लाया गया। एटलीस्ट डिक्लेरेशन ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑन 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंट एटली। इसने डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। ब्रिटिश रूल इंडिया से ख़त्म किया जाएगा जून 30, 1948 को। लॉर्ड माउंटबेटन
was sent as last viceroy. Last viceroy कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन. इसको भेजा गया टू इम्प्लीमेंट दिस डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. बिफोर पार्टीशन ऑफ प्लान ऑफ जून 3 1947, जून 3 1947 से पहले फर्स्ट ही गेव द प्लान बल्कन. पहले इन्होंने प्लान बल्कन लाया गया. 3 जून प्लान लाने से पहले इन्होंने क्या लाया? प्लान बल्कन को लाया, जिसको अंडर दिस प्लान इट वाज सजेस्टेड दैट ऑल प्रोविंसेस कुड बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स. लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया. सो माउंटबेटन आल्सो ड्रॉप दिस प्लान. और वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन, इन्होंने सुजेस्ट किया एक सोल्यूशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के बेसिस पर लाया गया माउंटबेटन गेव जून 3 प्लान. जून 3 प्लान को लाया गया. अब इस जून 3 प्लान को एक्सेप्ट, ये जो जून 3 प्लान लाया गया, इस प्लान में ये एक्सेप्ट किया गया पार्टीशन को एंड क्रिएटिंग 2 स्टेट्स. पार्टीशन जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, पार्टीशन, पाकिस्तान अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट की जो डिमांड हो रही थी, उस डिमांड को फुलफिल किया किस में? 3 जून प्लान में. एक्सेप्टेड पार्टीशन एंड क्रिएटिंग 2 स्टेट्स, यहाँ पर 2 स्टेट्स क्रिएट की गई. ऑन बेसिस ऑफ 3 जून प्लान द माउंटबेटन प्लान वाज गिवन. 3 जून प्लान के बेसिस पर माउंटबेटन प्लान दिया गया. माउंटबेटन प्लान के बेसिस पर क्या किया गया? ऑन बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लाया गया, को पास किया गया. वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट में. Pakistan became independent on 14th of August 1947. पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बना कब? 14th अगस्त 1947 को. 14th अगस्त 1947 जिन्ना बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नर जिन्ना को बनाया गया गवर्नर जनरल पाकिस्तान का. India became independent on 15th of August 1947 and Mountbatten was made first Governor General of Independent India. पहला गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन बना? माउंटबेटन. और इंडियन, ये ब्रिटिशर था. इंडियंस जो गवर्नर जनरल बना वो कौन था? आफ्टर हिम, माउंटबेटन के बाद आफ्टर हिम सी राजगोपाल आचारी was made governor general of India. India became republic on 26th of January 1950. At time of independence, इंग्लैंड में कौन सी गवर्नमेंट थी? इंडिपेंडेंट. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस बनाया गया, इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंग्लैंड में गवर्नमेंट कौन थी? गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी. प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का? क्लीमेंट एटली. और किंग कौन था? जॉर्ज 6. एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का? जे.बी. कृपलानी. कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? जे.बी. कृपलानी. एंड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ड्रॉन बाय सिरिल रेडक्लिफ. रेडक्लिफ लाइन जो ड्रा की थी वो किसने की थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन ड्रा की गई है वो की थी सिरिल रेडक्लिफ ने. इस वीडियो में इतने रखते हैं. यहाँ पर जो मॉडर्न इंडिया क्लास 12th NCERT की जो मॉडर्न इंडिया है वो ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच.